हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 में जो एग्जाम होना है उसको टारगेट करते हुए, जिसमें आज हम लोग पंचायती राज सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातचीत है आज के सेशन में। तो चैप्टर आप देख लीजिए, एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का है और चैप्टर 5 है पंचायती राज, इस मतलब कि चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक डायग्राम लिया हुआ है जिससे आपको पंचायतों का जो लेवल्स है वो समझाया जा सके। लेकिन इसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है, एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट है उसके कितने लेवल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट के लेवल्स देख लेते हैं पूरे अपने भारत देश में। तो अगर आप भारत देश की बात करेंगे तो भारत देश की जो सरकार है वो 3 लेवल्स पे काम करती है और ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर आप देखेंगे कि जो भारत देश की सरकार है उसके जो 3 लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे टॉप लेवल पे आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार, जिसके हेड वर्तमान में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है, दूसरा जो लेवल है वो आती है हमारा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, तो भारत देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको हर जगह पे कोई ना कोई सीएम देखने को मिल जाएगा, स्पेशली जो राज्य है। ठीक है, तो जो राज्य हैं उसमें आप देखें कि जैसे यूपी की सरकार, तो यूपी क्या है, एक राज्य है। तो यूपी की सरकार जो है वो कैसी सरकार है, तो वो राज्य सरकार है और वो सेकंड लेवल है हमारे गवर्नमेंट का। जबकि हमारा जो तीसरा स्तर है, यानी कि जो तीसरा लेवल है वो आता है हमारा स्थानीय शासन, या इसी को हम लोग पंचायती राज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज। तो गवर्नमेंट जो है उसके 3 लेवल्स हैं। वो 3 लेवल्स कौन से हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। आज हमें जो अपने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो पंचायती राज के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए अब हम लोग पंचायती राज को देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि भारत देश की गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे काम करती है, वैसे ही जो स्थानीय स्वशासन है या जिसे हम लोग पंचायती राज सिस्टम कहते हैं उसके भी 3 लेवल्स होते हैं। और वो 3 लेवल्स कौन से हैं? तो सबसे जो निचला स्तर है वो तो गांव की पंचायत हो जाती है, जिसमें आपको प्रधान का चुनाव देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं उन्हें सरपंच भी कहा जाता है। जबकि जो दूसरा लेवल होता है वो ब्लॉक पंचायत, या उन्हें हम लोग ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, मतलब कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, ब्लॉक पंचायत उनको कहा जाता है। जबकि हमारा जो हाईएस्ट लेवल है, यानी कि थर्ड लेवल है, उच्च जो स्तर है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिला पंचायत। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए मैप में, मतलब डायग्राम में हमने इसको दिखाया हुआ है। और भैया कोई इस पे कॉपीराइट ना लगाए, इस वजह से मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये जो डायग्राम है वो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, मैंने खुद इसको ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है तो देखिए आपको 3 लेवल्स दिखाए गए हैं, एक ट्रायंगल बना है और इसमें आपको 3 लेवल्स दिखाए गए हैं। सबसे निचला स्तर आप देखिए ग्राम पंचायत, जिसमें आपको ग्राम स्तर की जो सरकार है वो चुनी जाती है, अर्थात गाँव के प्रधान या फिर सरपंच का चुनाव इसमें होता है। जबकि हमारा जो दूसरा स्तर है, और ये ग्राम पंचायत से थोड़ा ऊंचा स्तर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम लोग पंचायत समिति या मध्यवर्ती स्तर कहते हैं। और जो हमारा तीसरा लेवल है ये टॉप मोस्ट यानी कि हाईएस्ट लेवल है, और ये क्या है? ये है जिला परिषद, जिसे हम लोग जिला स्तर की सरकार के मतलब के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आप अपने यहाँ जो, अगर आप लोग यूपी के होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इसी तरह का चुनाव होता है। सबसे पहले प्रधान चुने जाते हैं और प्रधान के बाद जो है हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और ब्लॉक प्रमुख के ऊपर भी फिर आपको देखने को मिलेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, और उसके ऊपर तो भैया विधायक वगैरह हैं। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ भी ये सिस्टम है। तो आप लोग अगर चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। और जिस एज ग्रुप के लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं वो लोग भैया चुनाव में तो पार्टिसिपेट ज़रूर ही करते होंगे, तो आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हमने आपको डायग्राम के माध्यम से 3 लेवल्स का जो पंचायती राज सिस्टम है वो बताया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ बातचीत है, यानी कि क्या आज ये नया कंसेप्ट हमारे यहाँ आया हुआ है या प्राचीन काल से ही पंचायतों का सिस्टम हमारे यहाँ रहा है। तो आप देखें कि भारत देश में प्राचीन काल से ही जो ग्राम पंचायत है इनका मतलब कि चलन रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब से भारत देश आज़ाद हुआ या जब हमारा संविधान लिखा गया तब पंचायतों का कंसेप्ट आया, तो नहीं, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही पंचायतों का कंसेप्ट रहा है। जैसे आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है जो पढ़ा होगा, पंचायत करके, पंच परमेश्वर। तो उसमें आपने देखा होगा कि 5 लोग रहते हैं जो कि किसी भी
मामले को देखते हैं और उस पर फिर जो निर्णय देते हैं वो निर्णय जो है अन्य लोगों के लिए मानना बाध्यकारी होता है। तो ये क्या है, ये पंचायत का एक स्वरूप है, यानी कि गांव के लोग जो है वो अपने लिए अपना जो मतलब डिसीजन है वो लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि प्राचीन काल से ही भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व रहा है। ठीक है, और आगे चल करके भारत देश जो आधुनिक भारत है उसमें आपको महात्मा गांधी जैसे जो नेता रहे हैं, महात्मा गांधी जैसे जो विचारक रहे हैं, वो लोग भी पंचायतों को मतलब कि मान्यता देने के पक्षधर रहे हैं। जैसे वो चाहते थे कि गांव जो है वो आत्मनिर्भर बने, अपना शासन खुद चला सके, इस वजह से जो पंचायतें हैं उनको मान्यता देनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कि आधुनिक भारत में महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर और स्वशासित बनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, आगे चल करके फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ग्राम पंचायत है उसको संविधान में जगह मिली है। तो 1992 में एक संविधान संशोधन होता है, भारत देश का एक बहुत ही ब्रॉड संविधान है। उस संविधान में एक अमेंडमेंट किया जाता है 1992 में, और कौन से नंबर का था, तो 73वां अमेंडमेंट था, यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो भारत देश का संविधान है जब लागू हुआ था उसी टाइम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली हुई थी, तो आप कहना नहीं, भारत देश के संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया 73वां अमेंडमेंट और 1992 में, उसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भले ही पंचायतों का जो स्वरूप है वो चल रहा था, लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता इसी अमेंडमेंट के बाद से मिली है। ठीक है, तो ये तो एक बैकग्राउंड है जो हमें जानना चाहिए था अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी आज की जो वीडियो है उसको हम लोग पूरा MCQ के फॉर्म में जो भी NCERT में पॉइंट्स है वो कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमने कथन और कारण से लिया हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कथन A और कारण R दिया है, आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेट मतलब कि विकल्प है वो सही हो जाएगा। कथन देखिए, कथन में कह रहे हैं कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की एक सभा होती है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कारण में कि ग्राम सभा में केवल वे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिनके पास वोट देने का अधिकार है और जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में है। हमारे पास विकल्प क्या है, पहला विकल्प है कि A R दोनों सत्य हैं और जो R है वो A की सही व्याख्या है, जबकि दूसरा कह रहे हैं कि A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहे हैं A सत्य है लेकिन R असत्य है, और चौथा है कि A असत्य है लेकिन R सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, A वाला हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं और जो R है वो A की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्राम सभा जो है वो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, यानी कि जो वयस्क लोग हैं जो 18+ हैं उनकी एक सभा होती है। तो एकदम सही बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ग्राम सभा में केवल वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एज 18+ हो। तो ये बात भी ठीक है, 18+ होनी चाहिए। साथ ही गांव की जो मतदाता सूची है जिसे हम निर्वाचन कहते हैं ना, तो निर्वाचन कार्ड जो बना होता है उसमें भैया आपका नाम होना चाहिए और 18+ आप होने ही चाहिए। उस जगह पे आप रह रहे होंगे तभी हालांकि आपको जो है निर्वाचन जो सूची है उसमें नाम होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए अगर ग्राम सभा से क्वेश्चन पूछा जाए तो यही लोग गांव की मतलब कि जो ग्राम सभा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो A हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और हाँ क्वेश्चन का जो मतलब कि ये लेंथ है ना, ये देख के मत घबराइए, इस वजह से मत घबराइए क्योंकि जो सीटेट है वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है, वो आपसे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारा जो PYQ सीरीज हम चला रहे हैं, अभी हम लोग हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम लोग अभी हिस्ट्री का PYQ देख रहे हैं, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे कठिन कठिन क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस तो ईजी हैं लेकिन लेंथ बहुत अधिक है, तो आप लोग ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी जा करके आपका कल्याण होने वाला है। ठीक है, वरना वहाँ देख करके फिर घबरा जाएंगे कितना क्वेश्चन लेंदी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसी वजह से हम
सीटेट को नज़र में रखते हुए उसी तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं और आपको सारे के सारे पॉइंट्स भी बता देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहे और जो चैप्टर में पॉइंट्स हैं वो भी मिस ना होने पाए। तो आप लोग निश्चिंत होकर के क्लासेस को लीजिए और अदर लोगों के साथ, जो आपके फ्रेंड ग्रुप हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका एक भी पॉइंट एनसीईआरटी से मिस नहीं होगा। और अगर आप लोग ईमानदारी से देखेंगे क्वेश्चंस को, अच्छे से जो पॉइंट्स हमारे द्वारा बताए जाते हैं उन्हें सुनेंगे, उन्हें नोट डाउन करेंगे, तो फिर सीटेट के एग्ज़ाम में भी कल्याण हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसमें क्या कह रहे हैं कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस देखें। पहला है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की जाती है। और तीसरा है कि ग्राम सभा के पास ग्राम पंचायत के बजट को मंजूरी देने का अधिकार होता है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि केवल 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि केवल 2 और 3 सही है। तीसरे में कह रहे हैं 1 और 3 और चौथे में कह रहे हैं कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि 1, 2, 3 सही है। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको सकारात्मक दिख रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है ना वो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि सारे के सारे पॉइंट सही हैं। तो ग्राम सभा के बारे में आप देख लीजिए। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के जो भी वयस्क सदस्य हैं उनसे मिलकर के बनती है। तो आप याद रखें कि ग्राम पंचायत जो है ना उसमें रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि एक गांव है, गांव में एक पंचायत होती है, उस ग्राम सभा में उस मतलब कि जितने क्षेत्र में उस पंचायत का क्षेत्र आता है उसमें रहने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो उस ग्राम सभा में जो भी वयस्क लोग हैं, यानी कि जो भी 18+ हैं, उनसे मिलकर के बनती है हमारी मतलब कि पंचायत। ठीक है, आगे देखें। कह रहे हैं कि ग्राम सभा की बैठक में पंचायत द्वारा जो भी किए गए मतलब कि विकास कार्य हैं उन पे चर्चा होती है। तो यही करने के लिए ये बैठक बुलाई ही जाती है। और कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि इन लोगों को बजट वगैरह, अब ये नहीं कि आप केंद्र का बजट चले जाएं कि ठीक है अभी जो है यूपी का बजट आया है उसको पास करने के लिए जो सलाह मशवरा है वो पंचायत करेंगी, तो नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। गांव पंचायत यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत है ना उसके बजट से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा करने की जो बात है वो ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं। अब आप लोग बताइए किनके यहाँ ये जो ग्राम सभा है इनकी बैठक होती है? भाई मेरे यहाँ तो नहीं होती। हम लोग तो अपने प्रधान जी को केवल उस टाइम पे देखे हुए थे जिस टाइम पे ना वोट मांगने के लिए वो आए हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद से तो हमने वो मतलब ना तो प्रधान जी को देखा है और ना तो कोई बैठक वगैरह होती है। तो भाई जो किताबी बातें हैं उन्हें जान लीजिए, रियल लाइफ में तो शायद ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। ठीक है, और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस ने पूछा है। तो क्या है? कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यानी कि जो ग्राम सभा है, जो सभा है, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो गांव की पंचायत है वो ढंग से काम कर ले, ढंग से उसका जो कामकाज है वो चलता रहे, उसमें एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। कहना है कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती भी है। ठीक है, यानी कि जो पंचायत है वो अपना मनमाना तरीके से काम ना करे, किसी के साथ अन्याय ना करे, किसी के साथ ज़बरदस्ती की चीज़ें कर रहे हैं, मतलब कि जिसको ज़रूरत नहीं है कॉलोनी की उसको कॉलोनी दिया जा रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। पता चला सामने वाले को लग रहा है सामने वाला बहुत गरीब है, उसको ज़रूरत है मनरेगा में काम करने की, तो आप उसको मनरेगा में ना एडमिट करके किसी और को जो है जिसके पास ऑलरेडी बहुत धन संपत्ति है उसका नाम जो है वहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, भले ही वो काम करने ना जाए, बाद में आप उसको पैसे भी दे रहे हैं। तो इस तरह से पता चला सामने वाले के घर के सामने नाली फटी पड़ी है, आप वहाँ पे काम ना करा करके जो आपकी चाटुकारिता करता है आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम यानी कि मनमाने तरीके से आप काम ना कर सके, इसके लिए जो ग्राम मतलब की सभा होती है वो काम करती है। जबकि ग्राउंड लेवल पे आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। जो जितना प्रधान के करीब होता है वो उतना ही फायदे में रहता है। आगे आप देखें, कह रहे हैं कि साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। तो ये सब भी आप देख लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ना ये आपको याद रखना है
कह रहे हैं कि इस तरह से ग्राम सभा जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाब देने में, मतलब कि जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सॉरी, मैंने जो कहा था पीसीएस वाला क्वेश्चन ना, वो यहाँ पे नहीं, शायद अगली स्लाइड में है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। लेकिन है क्लास 6 से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो मतलब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या कह रहे हैं, तो एक गांव की पंचायत की सभा है जो हमारी एनसीईआरटी में बताई गई है, मतलब कि लोग हैं, सभा में लोग ही होंगे, तो वो लोग अपना बैठ के डिस्कशन करते हैं। और वो गांव कौन सा है, तो हरदास जो है गांव है, ठीक है। तो हरदास गांव में पंचायत की बातचीत की गई। कहानी के माध्यम से आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में चीज़ें बताई रहती हैं। तो जो कहानी है ना, वो हरदास गाँव की कहानी है। क्यों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से जिस विलेज वगैरह की भी बात हुई रहती है ना, उस विलेज तक का नाम दे करके क्वेश्चंस पूछा जाता है सीटेट में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कुछ सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। ये पेडागोजी टाइप का भी क्वेश्चन है। तो ये जो सुझाव है वो कौन कौन से हैं, कह रहे हैं सुरु नदी के पानी को पाइप से लाकर के गांव में एक टंकी में भरना। तो ये दिया हुआ है, जो कहानी दी है ना उसमें ये विचार दिया गया है। कह रहे हैं कि हैंड पंप को गहरा करना और कुओं को साफ करना। तीसरा कह रहे हैं कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड लागू करना। अब आपको बताना है कि ये जो भी सुझाव दिए गए हैं पानी की समस्या यानी कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए, उसमें कौन से सुझाव हैं जो अस्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो ऑप्शंस देख लीजिए। कह रहे हैं कि सुरु नदी के पानी को, अब देखिए कह रहे हैं कि आप किसी नदी से पानी को ला करके एक टंकी में भर दें, तो भैया जो टंकी है वो कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। तो ये मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो उपाय है वो नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। देखिए एक कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शंस हैं, इन्हीं दोनों में से कोई इसका उत्तर भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि हैंड पंपों को गहरा करना और कुओं को साफ करना। तो ये ठीक लग रहा है, अगर आप हैंड पंप को जो है गहराई तक खोदेंगे तो फिर आपको मतलब कि ज़्यादा टाइम तक पानी मिलने के चांस रहेंगे। तीसरा क्या करें, कह रहे हैं कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड लागू करना, और इनमें से मतलब वाटर शेड लागू करना। लेकिन सबसे जो अच्छा ऑप्शन है ना वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि जो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम है ना इसको चलाइए भैया, इससे आपको लॉन्ग लास्टिंग जो पानी की समस्या है उससे समाधान मिल सकता है। तो ऑप्शन जो सी है ना 3 वाला वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या भी हमने दे दिया है कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम जिसको वाटर सेट कहा जाता है, यह एक अस्थायी समाधान प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने और पानी के संरक्षण में भी हेल्प करता है, जबकि जो अन्य सुझाव दिए गए हैं वो थोड़े टाइम के लिए आपको राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो आपको मतलब कि मदद नहीं करेंगे। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अंततः इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाएंगे, वन लाइनर के पीछे कम भागिए। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है, इस पे आपको विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का सचिव, ये वाला क्वेश्चन दरअसल पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन करता है। दूसरा कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची जो है उसको मंजूरी देती है। तीसरा क्या है कि ग्राम पंचायत जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर सेट लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है। ऑप्शंस देख लीजिए, आपको सही बताना है, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर केवल 1 2 3। तो अब देखिए सारे ऑप्शंस जो भी दिए हैं, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, सब आपको लग रहे होंगे कि हाँ सभी के सभी सकारात्मक हैं। उत्तर जो है ना वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ग्राम पंचायत के बारे में एकदम सही दिया गया है। तो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, यही पूछा गया था कि ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं इनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। शायद आप लोगों को भी पता हो या ना हो, मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है उन्हें ज़रूर होगा कि जो ग्राम सभा के जो सचिव होते हैं ना, उन्हें दरअसल चुनाव नहीं किया जाता, उन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वो एक पद है ऐसा जिसपे मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है, उनका चुनाव नहीं होता। जैसे हम लोग गाँव के पंचायत के जो मतलब प्रधान होते हैं उनका चुनाव करते हैं, तो ऐसे उनका चुनाव नहीं होता सचिव का, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आप मतलब याद रखिए। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है क्या कह रहे हैं,
कहेंगे जो गांव की पंचायत होती है ना, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो आपको कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, एक ही गांव में आप देखेंगे कि कई वार्ड होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो मोहल्ला है वो दूसरे वार्ड में आ जाएगा, आपके जस्ट बगल वाला जो दूसरा मोहल्ला है वो दूसरे वार्ड में आ जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं गाँव की पंचायत में। और ये जो वार्ड होते हैं ना, गांव में जो छोटे छोटे वार्ड होते हैं ना, इन्हीं सारे लोगों से ही जो है मेंबर्स निकल के आते हैं जो बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं। और यही बीडीसी जो है यही लोग अपना वोट दे करके एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो ये थोड़ा मतलब कि गांव में हमने देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर के सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, यानी कि पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग अपना सरपंच अर्थात जो प्रधान है वो चुनते हैं। कह रहे हैं कि ये पंचायत के मुखिया होते हैं और जो वार्ड पंच और सरपंच हैं इन्हीं से मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन होता है 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आ गया वो क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ठीक है, जो हमारी विलेज पंचायत है उसमें आपको एक सचिव देखने को मिलेंगे। वैसे सच में होते हैं, ग्राउंड लेवल पे ये सब देखने को नहीं मिलता। जब किताबों को पढ़ते हैं ना तभी पता चलता है कि प्रधानी के बाद भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। जबकि देखेंगे जब चुनाव हुआ था तो उसमें एक वोट डालना था प्रधानी का, उसके अलावा भी कई सारे वोट जबरदस्ती डलवाए गए थे, लेकिन क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं बताया गया। और बस वोट मतलब दे करके आओ, जहाँ जहाँ कहा गया वहीं वोट दे करके आओ। जब तक अपने राइट्स का आपको नॉलेज ना रहे ना तब तक यही होता है कि भैया पेरेंट्स ने जो कहा है वहाँ पे जा करके आप बस ठोक के आओ कि वहीं पे उनको वोट दे करके आए हैं। ना तो ये आपको पता है कि वोट किस लिए दिया जा रहा है, कौन से मेंबर हैं, कुछ नहीं पता, बस वोट देना है। तो वैसे ही ना ये सचिव कौन होते हैं इनके बारे में भी नॉलेज थोड़ा कम ही होती है। कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के एक सचिव होते हैं जो ग्राम सभा के भी सचिव होते हैं। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अभी अगर आप गांव में अपने घर में पूछेंगे ना कि आपके यहाँ के सचिव कौन है ग्राम पंचायत के, तो शायद किसी को पता हो, या हो सकता है आप लोगों के यहाँ लोग ज़्यादा मतलब कि इन सब चीज़ों में ध्यान देते हो तो आप लोगों को पता हो। इवन हम लोगों को नहीं पता है कि हमारे यहाँ के जो ग्राम पंचायत है ना उनके सचिव कौन है, प्रधान कौन है, बस ये पता है। कह रहे हैं कि जो सचिव होते हैं ना उनकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा और निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। तो कभी ये बैठक वगैरह होती ही नहीं है तो ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं उनका काम ही समाप्त है। तो भैया इसको आप याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स ने पूछा था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, क्या पता सीटेट में भी पूछ ले, और सीटेट में पूछेगा ना तो स्टेटमेंट पूछेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भैया बताओ चलो कि ग्राम सभा का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत के लिए योजनाएं बनाना, तो ये तो होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना और उसे जवाबदेह देना, तो ये बात भी ठीक है। कह रहे हैं कि गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और कह रहे हैं गांव के विकास के लिए धन इकट्ठा करना। सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में सही हैं, क्योंकि ग्राम सभा जो है ना उनके कार्यों में ये सब आते हैं। लेकिन हमसे क्या करें कि मुख्य कार्य बताओ भैया, जो उनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो काम है वो क्या है, तो वो हो जाएगा बी वाला कि ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना और उसको मतलब उसे जवाबदेही देना या जवाबदेह बनाना। यानी कि जो ग्राम सभा है वो ये काम करती है कि जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको उसका जवाबदेही बनना पड़ेगा, यानी कि आप उसके लिए जवाबदेह होंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, अगले क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए कि जो ग्राम पंचायत है उसके कुछ कार्य दिए गए हैं, उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि ग्राम पंचायत के काम कौन कौन से हैं। पहले देख लीजिए, सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और जो भी अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन है इनका निर्माण करना और इनका रख रखाव करना। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए कि सड़क बनवाना, नालियां बनवाना। अब सड़क वो जीटी रोड नहीं बनवाना, वो मतलब कि जो नेशनल हाईवे है वो नहीं बनवाई जाएगी। गाँव में गली वगैरह में जो सड़कें होती हैं उनको देख रेख करना उन सब के लिए है। और जो आसपास में नालियाँ आपको देखने को मिलती हैं उनको ध्यान से देखें। जो स्कूल, भवन हैं और पानी के
जो भी सोर्सेज हैं, पानी की टंकी वगैरह में पता चला लीकेज है, तो ये सब ना होने पाए, इन सब पे थोड़ा ध्यान रखें, उसकी मरम्मत वगैरह टाइम टाइम पे करवाते रहें। ये सारे काम ग्राम पंचायत के होते हैं। फिर करें स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, तो वैसा नहीं है कि आप हर चीज़ पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। जैसे कहीं पे बाजार लग रही है तो आप उनसे कुछ फीस वगैरह ले सकते हैं, मेला वगैरह लग रहा है वहाँ पे कुछ टैक्स ले सकते हैं, कोई दुकान वगैरह है उस पर कुछ ले सकते हैं। तो इस तरह से अब ये नहीं कि आप मतलब कि हफ्ता वसूलना शुरू कर दें, नहीं, वो सब नहीं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो एज अ टैक्स आप ले सकते हैं, ताकि जो गाँव का मतलब क्षेत्र है ना, आप उसका विस्तार कर सकें। तीसरा क्या है कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लागू करवाना। जैसे मनरेगा जो स्कीम है वो भले ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन उसको लागू करवाने का जो काम है ग्राउंड लेवल पे गांव में, वो प्रधान के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से रोजगार देने की योजना है, और इसमें लोगों को कैसे शामिल करना है, किन्हें शामिल करना है, ये सारा काम जो देख रेख है वो प्रधान का होता है। तो ये सारे काम यानी कि रोजगार देने संबंधी जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनको लागू करवाने का काम गाँव में, गाँव के जो पंचायत है उनके द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रधान के द्वारा किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि जो गांव पंचायत है यानी कि ग्राम पंचायत है, इनके आमदनी के सोर्सेस क्या हैं, यानी कि ये कैसे पैसा कमा लेते हैं। पहला तो घर और बाजार पर लगाए जाने वाले जो कर हैं उनसे मिलने वाली राशि, तो मेरे यहाँ तो नहीं लगता फिलहाल के लिए ये, बाकी यहाँ से कमाई हो सकती है। फिर कह रहे हैं जो भी विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि है जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, बहुत पैसा आ रहा है भैया, मतलब एकदम धुआंधार। प्रधान इस समय ना प्रधान नहीं विधायक जैसा हो गए हैं, मतलब इतना पैसा आ रहा है। फिर कह रहे हैं समुदाय के लिए जो भी काम से मिलने के लिए समुदाय के काम के लिए जो भी मिलने वाले दान दक्षिणा होते हैं, मतलब कोई एक पता चला कोई एक गार्डन बनवाना है, गांव में एक छोटा सा गार्डन बनवाना है जिसमें जो बूढ़े लोग हैं वो जाएं थोड़ा अपना टाइम में बिता के आएँ, तो उसके लिए सार्वजनिक चंदा वगैरह वसूल सकते हैं। तो इस तरह के कामों से भी उनकी आमदनी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि गांव पंचायत के जो काम है वो, और ग्राम पंचायत की जो आमदनी के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए ग्राम पंचायत से संबंधित एक मतलब मेल और फीमेल दिख रहे हैं, कौन कौन, तो देखिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के 2 पंच हैं जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कौन है, इनका नाम वगैरह नहीं बताया गया है, महाराष्ट्र के 2 लोग हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जो निर्मल ग्राम पुरस्कार है वो किस चीज के लिए यानी कहाँ पे अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, तो अपनी पंचायत में उल्लेखनीय जो भी काम है अगर आप वो करेंगे तो आपको निर्मल ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है कि 2005 में 2 पंचों को सम्मानित भी किया गया है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुनून पढ़ाई का चैनल आपके लिए ही है, स्पेशली सीटेट के लिए ही है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर किया करें। जो भी हमारी वीडियो है उसको आप पूरा देखें, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको लाभ अच्छा नहीं होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं ग्राम पंचायत की आय का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो कहाँ से उसकी जो कमाई है वो मतलब की होती है। ऑप्शंस देखें। कह रहे हैं घर और बाजार पर लगाए गए कर, अभी हमने देखा था ना। कह रहे हैं सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि, तो हमने देखा कि जो है जो भी स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा स्कीम उसको लागू करवाएंगे, उसमें जो राशि आती है उसमें से कुछ उनका मिल जाता है। फिर समुदाय के कार्यों के लिए मिलने वाली जो दान है वो उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है। ऑप्शंस देखें सरपंच, पंच, सचिव, उपरोक्त सभी, तो हमने देखा कि सारे लोग जो है वो ग्राम पंचायत में उपस्थित होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में दूसरा स्तर कौन सा है। हमने बताया था ना कि 3 लेवल पे जो है ये जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो काम करती है। ग्राउंड लेवल यानी कि गांव का लेवल, फिर गांव, फिर ब्लॉक, फिर जिला। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरा स्तर कौन सा है। तो चाहे आप ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, दूसरा वाला तो दूसरे पे ही रहेगा। तो आप देखें कि ऊपर हमने बताया था कि केंद्र वाला है केंद्र, दूसरे पे है ब्लॉक, ठीक है, तीसरा है हमारा जिला। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि दूसरा स्तर कौन सा है, जिला परिषद। सॉरी देखिए मैंने भी कम थोड़ी ना किया है, केंद्र कहाँ से आ जाएगा यहाँ, एक सेकंड, हाँ फिर से देखिए, सबसे ऊपर आएगा जिला, ठीक है, जिला पंचायत, नीचे आता है ब्लॉक पंचायत,
ब्लॉक पंचायत और सबसे नीचे आता है गांव पंचायत यानी कि ग्राम्य स्तर। ठीक, तो हमसे दूसरा पूछा जा रहा है यानी कि ब्लॉक वाला, तो जनपद तो गांव का ही हो जाएगा, ग्राम सभा नहीं, बी वाला हो जाएगा, बी नहीं जी, जनपद होगा, हाँ बी वाला ही होगा। ठीक है, जनपद पंचायत हो जाएगा। ठीक, इसी जनपद पंचायत को ही ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि इसका जो उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा यानी कि जनपद पंचायत। और वैसे आप इसको ब्लॉक पंचायत के नाम से याद रख सकते हैं, क्या पता कल को ब्लॉक पंचायत ही पूछ लिया जाए, तो आप इसको ब्लॉक पंचायत या जनपद पंचायत जो भी आपको मतलब ऑप्शन में दिखे वो आप याद रखें। फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुआ था ना इस वजह से। तो देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके टोटल 3 लेवल हैं, और वो तीनों लेवल कौन से हैं, तो सबसे नीचे आपको ग्राम्य स्तर की पंचायत देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके ऊपर आपको जनपद या ब्लॉक पंचायत देखने को मिलेगी, जनपद या ब्लॉक पंचायत। जो इसका सबसे हाईएस्ट लेवल है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिला स्तर। ठीक है, जिला स्तर या फिर जिला पंचायत। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको बताओ दूसरा स्तर कौन सा है। तो आप दूसरे स्तर में ब्लॉक पंचायत या जनपद पंचायत जो भी ऑप्शन में दिखे आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है ना वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, क्वेश्चन समाप्त हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, बता रहे हैं आपसे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में लोग डायरेक्टली जो है वो अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि हमारे यहाँ 2 तरह की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ मतलब कि आपको पूरे विश्व में 2 तरह के लोकतंत्र देखने को मिलेंगे, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष होता है उसमें लोग मतलब कि स्वयं से, खुद से यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करने वाला मामला होता है वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जबकि दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है प्रतिनिधि लोकतंत्र की, लेकिन जो पंचायती राज का लेवल है ना उसमें आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो गांव के प्रधान है वो कौन बनेंगे ये हम लोग डायरेक्ट एक लोग यानी कि गांव के सारे मेंबर्स खुद डिसाइड करते हैं, खुद जाके वोट करते हैं। वोट करने के बाद जिन्हें जो है प्रधान बनना होता है वो बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से चयन करने वाली प्रणाली है। तो वही बता रहे हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कह रहे हैं कि ग्राम क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रधानी का चुनाव है ना वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला लेवल है। कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि जो गांव की पंचायत है, गांव के जो प्रधान जी हैं ना वो गांव की सभा के लिए, गांव में जो भी निर्वाचक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन सभी के लिए जवाबदेह होगी। फिर कहते हैं क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप गांव के लोगों को ही दुखी कर देंगे तो फिर आप प्रधान बनेंगे कैसे, आपको वोटवा कौन देगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। आगे कह रहे हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ना इसमें लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। तो वो कौन से स्तर है, पहला वाला स्तर देख लिया कि गांव के जो पंचायत है उसमें जो गांव के प्रधानी का चुनाव है ना उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसके इतर भी आपको 2 और स्तर देखने को मिलेंगे। और वो स्तर कौन है, कह रहे हैं ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक स्तर या विकास खंड का स्तर है इसी को जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं उन्हें जरूर याद रखें वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति के ऊपर फिर आपको जिला पंचायत या जिला परिषद देखने को मिल जाता है। तो उसी ग्राफ के माध्यम से जो हमने स्टार्टिंग बताया था वही यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो इतने सारे ही पॉइंट्स से, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि आपको इसमें आर्टिकल्स वगैरह नहीं देखने हैं, कुछ ही बातें हैं जो हमें जाननी थी और वो हमने देख लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो में बताए गए जो भी बातें हैं वो समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी चैप्टर में पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्लियर हुए हों तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी करें।
कंप्लीट एसएसटी की प्रिपरेशन इस बार 2025 जुलाई में जो होना है एग्ज़ाम, उसके लिए हम इसी अपने चैनल पे कराएंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे साथ इसको देखें। और उसके बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में हम भेज देते हैं, वहाँ पे जा करके आप लोग इसको पीडीएफ भी ज़रूर पढ़ लिया करें, तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, यही रहा आज की अपनी वीडियो में। आई होप आपको सब ठीक लगा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कमेंट मिलेगा तो मैं अपनी अगली वीडियो में उससे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।